आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस आदमी के बारे में बताने वाला हूँ वो एक नंबर का कंजूस आदमी होता है। कंजूसी का आलम ये है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में अपने लिए कोई भी चीज़ कभी भी खरीदी नहीं है और ना ही बाइक यूज़ करता है ना ही कार यूज़ करता है। अब बाइक और कार तो बहुत बड़ी बात हो गई। वो उसको अगर अगर पैंट में पहनने के लिए बेल्ट की भी ज़रूरत पड़ती है तो बेल्ट नहीं खरीदता है। उसकी जगह पे वो रस्सी का इस्तेमाल कर लेता है और उसी से काम चला लेता है। काफ़ी कंजूस किस्म का ये आदमी होता है और इसकी इसी कंजूसी की वजह से मर्डर मिस्ट्री का राज खुल जाता है। तो क्या है पूरी घटना जानेंगे हम आज की इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की ये जो घटना है ये घटना है केरल के कोल्लम इलाके की। केरल के कोल्लम इलाके में एक आदमी रहा करता था। आदमी का नाम था सी पप्पा चंद। सी पप्पा चंद जो है अभी से 20 साल पहले रिटायर हुए हैं। रिटायर होने से पहले वो बीएसएनएल में एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट पर काम करते थे। उनकी पोस्ट काफ़ी अच्छी थी और उनकी जो तनख्वाह थी वो भी काफ़ी अच्छी आया करती थी। लेकिन फिर भी इनका ये था कि इनको बहुत ही ज़्यादा कंजूसी थी। इतना ज़्यादा कंजूस थे ये कि अपने पैसे को वो वापरते ही नहीं थे। बस जो भी पैसा आता है उसको बैंक में जमा करते रहते थे और इनकी इसी आदत की वजह से उनकी अपना जो परिवार था उन परिवार के साथ इनका कभी भी बनी नहीं थी। इनके परिवार में टोटल 4 लोग थे। इनका एक बेटा था, बेटी थी और एक बीवी थी और एक वो खुद थे। अब ये जो तीनों है वो इनके साथ नहीं रहते हैं। साथ में नहीं रहने की वजह भी यही थी कि काफ़ी ज़्यादा कंजूसी करते थे। तो इनकी जो बेटी है उनकी तो शादी हो गई थी, वो अभी यूपी में रहती है और इनका एक बेटा है। बेटा गल्फ में चला गया है अपना काम करने के लिए और वहाँ पर वो सेटल हो गया है। और इनकी जो बीवी है वो भी इनके साथ नहीं रहती है। वो इनका भी जो घर है कोल्लम में वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे घर में वो रहती है। तो यहाँ पर सी पप्पा चंद अकेले ही रहते हैं, अपनी दुनिया में खुश रहते हैं और बस पैसे को बस बचाते रहते हैं, बस कंजूसी करते रहते हैं। जो भी उनका पेंशन आता है या तो आगे का जो भी पैसा है वो सारा पैसा बस वो बैंक अकाउंट में जमा करते रहते हैं। इनका टोटल 2 बैंक में अकाउंट होता है। एक है साउथ इंडियन बैंक में और दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक में। और ये जो इनकी ये आदत थी कंजूसी वाली, इसी वजह से इसका पूरा परिवार भी इनके साथ कभी भी ना तो बोलता है, ना तो कभी इनको बुलाता है, कभी इनके पास आता है, ना तो ये भी कभी उनके पास जाते हैं। तो इस तरह से अकेला ही ये लोग यहाँ, इस तरह से वो अकेला ही यहाँ पर रहता है। तो इस तरह से समय बीतता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक दिन जो कोल्लम इलाका है वो काफ़ी छोटा इलाका है। तो वहाँ के जो बैंक है एक दूसरे के कस्टमर को वो लोग बैंक वाले जानते होते हैं। तो यहाँ पर एक और बैंक होता है, बैंक का नाम है मुथूट निधि लिमिटेड। इस बैंक की जो मैनेजर होती है उनको ये पता चलता है कि जो सी पप्पा चंद है वो इस तरह से पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे को बैंक में जमा करते हैं और काफ़ी बड़ी रकम करोड़ों की मात्रा में पैसा इन्होंने बैंक में जमा किया हुआ है। तो होता यह है कि इनका जो है ये लगता है कि ये अगर वहाँ पर पैसे जमा कर रहे हैं तो हमारी बैंक में भी अगर जमा करेंगे तो हमारे बैंक के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जो मैनेजर होती है वो सी पप्पा चंद से मिलती है, उनसे बात करती है, पहले कॉल करती है और कहती है कि आप इस तरह से पैसा जमा कर रहे हो, अगर आप हमारी बैंक में पैसा जमा करोगे तो हम आपको इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पप्पा चंद थे वो काफ़ी ज़्यादा कंजूसी थे और कैसे भी उनको पैसे ज़्यादा इकट्ठा करने का शौक था। तो वो क्या सोचते थे, ठीक है अगर मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है तो मैं यहाँ पर भी एक अपना एक अकाउंट खुला लेता हूँ और थोड़े पैसे वहाँ से उठा के इस बैंक में मैं डाल देता हूँ। तो ऐसे करते करते वो वहाँ पर जो मुथूट फाइनेंस वाली जो बैंक है वहाँ पर भी एक अकाउंट खुलवा लेते हैं और अपना जो पैसा होता है दूसरी बैंक में वहाँ से उठा के वो इस बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं और ट्रांसफ़र करते करते टोटल 70 लाख यहाँ पर वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसी तरह से समय बीतता है, समय बीतने के साथ साथ सब कुछ सही चल रहा था। अब यहाँ पर वो क्या करते हैं, अपना जो भी नया अकाउंट खुलवाया है वहाँ पर जो पैसे जमा किए उसका वो जब डेटा देखते हैं, जब उसका स्टेटमेंट देखते हैं तो शुरू में तो उनको एकदम सही सही मिलता है। जो भी इनका जो इंटरेस्ट आना चाहिए था, जो भी मिलना चाहिए था, वो सारी चीज़ उनको सही सही मिल रही होती है। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद ये होता है कि उनका जो इंटरेस्ट आना चाहिए उतना नहीं आता है, थोड़ा कम आता है। तो इनको इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट होता है। वो तुरंत बैंक में जाते हैं। बैंक में जाने के बाद उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्यों मेरा जो जितना आना चाहिए उतना मुझे इंटरेस्ट क्यों नहीं मिला है। तो वहाँ पर जो एम्प्लॉय होता है वो एम्प्लॉय इनका पूरा स्टेटमेंट दिखाता है और वो कहता है कि आपने यहाँ से 3 बार आपने विड्रॉल किया हुआ है।
अब ये आदमी ऐसा था कि इसने कभी भी अपनी लाइफ में पैसा बैंक से उठाया ही नहीं है। तो वो अब सोचता है कि मैंने तो कभी पैसा उठाया नहीं है। तो इसके बाद वो बैंक के मैनेजर से मिलता है, बैंक के मैनेजर से बात करता है। तो मैनेजर कहता है ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा मैं इन्वेस्टिगेशन करवाती हूँ, उसके बाद जो भी मुझे इसकी जानकारी मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपका जो भी पैसा गया है वो वापस आ जाएगा। इस तरह से बात करती है और वो वहाँ से अब चले जाते हैं। कुछ दिन बीतता है लेकिन अभी तक जो पैसा है बैंक में लौट कर वापस नहीं आता है। तो सी पप्पाचंद फिर से बैंक के मैनेजर के पास जाते और इसको इसके बारे में फिर से बताते रहते, पूछते रहते कि इसका क्या हुआ है। अब ऐसे में एक दिन जो बैंक का मैनेजर होता है वो एक महिला होती है, वो इनको कॉल करती है और कहती है कि आपका जो भी पैसा गया हुआ था, जिस वजह से आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, वो सारी चीज़ें अब सॉर्ट आउट हो चुकी है। आप यहाँ पर मिलने के लिए मुझे आ जाइए, मैं आपको सारी बातें बता देती हूँ। तो अब 23 मई का दिन आता है। 23 मई के दिन बैंक की जो मैनेजर थे उसने सी पप्पाचंद को मिलने के लिए बुलाया था। और जो उस जगह पे उन्होंने बुलाया था वो जगह काफ़ी सुनसान जगह थी। वो सुनसान जगह पे अपनी साइकिल से वो जा रहे थे। तो वहीं पर कुछ देर के बाद कुछ दूरी पर जहाँ पर सुनसान इलाका था वहाँ पर एक वैगनर कार आती है और वो वैगनर कार इनकी साइकिल को जोर का टक्कर देकर आगे चली जाती है। जैसे ही गाड़ी की टक्कर लगती है ये रास्ते पे साइड में गिर जाते हैं और जैसे गिरते हैं वहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा गंभीर चोट भी लगती है। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक रिक्शा वाला आता है। रिक्शा वाला ज़्यादा देर नहीं हुई थी, करीब करीब 2 मिनट के जितना टाइम हुआ होगा। वो आता है, आने के बाद उनको देखता है। जैसे ही देखता है इंसानियत के नाते वो उसको उठा लेता है, रिक्शा में बैठाता है और फिर उसको अस्पताल लेके चला जाता है। सी पप्पाचंद का वहाँ पर अच्छे से ट्रीटमेंट होता है और शाम तक उनको थोड़ा सा होश भी आ जाता है। लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाती है और फिर उनकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर पुलिस वाले को इस बात का पता चलता है। वो लोग इसका केस दाखिल करते हैं और हिट एंड रन का केस बनाते हैं। अब उसी दिन दूसरे दिन वहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर एक आदमी आता है। आदमी का नाम एनीमन होता है। एनीमन जो है कहता है आगने के बाद कि आज से एक दिन पहले मैं अपने रास्ते से जा रहा था एक वैगनर कार लेकर और मुझसे गलती से एक साइकिल वाले को टक्कर लग गई है। पता नहीं उसकी हालत कैसी है, लेकिन उस टाइम पे मैंने शायद शराब पी रखी थी, मैं नशे में था और मुझसे गलती से ये हुआ है और उसका मैं सरेंडर करने के लिए आया हूँ। अब पुलिस वाले को क्योंकि कैसे भी करके इस केस को सॉल्व करना था, क्लोज करना था, तो इसको गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर केस को क्लोज कर देते हैं। अब क्योंकि हिट एंड रन का केस था और वो सामने से यहाँ पे सरेंडर करने के लिए आया था, तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा सज़ा भी इसको नहीं मिलती और कुछ दिन के बाद वो जमानत पर छूट भी जाता है। अब यहाँ पर इनके परिवार वालों को भी बताया जाता है कि आपके पिताजी की इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है और फिर उनकी मौत हो गई है। और सब परिवार वाले आते हैं, उनको अपने गांव ले जाते हैं और वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करते हैं और सारी रस्में अब पूरी कर लेते हैं। रस्में करने के बाद कुछ दिन बीतता है और यहाँ पर इनका जो पूरा प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी तो है वो अब इनके बेटे और बेटी के पास ही जाने वाली थी। अब जो बेटा है वो गल्फ में है, उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो यहाँ पर आ सके। तो इसी वजह से उनकी जो बेटी थी जो कि यूपी में रहती थी वो अब आती है और यहाँ की जो सारी चीज़ें वो देखने लगती है और सभी चीज़ को वो संभालने लगती है। तो यहाँ पर उसको देखते देखते एक चीज़ का पता चलता है कि उनके पापा के जो 3 अलग अलग बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए हुए हैं। सभी जो भी बैंक होते हैं सभी के वो जो पासबुक लाती है, पासबुक को चेक करती है। तो ऐसे में एक बैंक की पासबुक होती है जो होती है मुथूट नीति फाइनेंस की। उसको वो देखती है तो थोड़ा सा उसको डाउट होता है। उस पासबुक में 4 ऐसी एंट्री थी जिसमें विड्रॉल किया हुआ था और ये विड्रॉल थोड़े बहुत पैसे नहीं थे, काफ़ी बड़ी रकम थी। जब इस बात का उसको पता चलता है तो तुरंत ही ये सोचने लगता था मेरे जो पिताजी है वो इतना ज़्यादा कंजूस थे कि वो अपने ऊपर कभी 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते थे। हाँ, हो सकता है ये जो पैसे उठाए उसकी मदद से उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, तो इसके बारे में भी वो तलाश करती है कि शायद कोई प्रॉपर्टी खरीदी है। तो पता चलता है कि उसके पिताजी ने अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। तो अब वो सोचने लगती कि इतना ज़्यादा पैसा कहाँ गया है। और आखिरी ये बात ये भी थी कि जो आखिरी बार जो विड्रॉल हुआ है वो 14 लाख का विड्रॉल हुआ है और वो विड्रॉल मौत से करीब करीब 3 दिन पहले ही हुआ है। तो इसको ये लगता है कि शायद इन पैसों की वजह से इनका जो एक्सीडेंट वो हुआ है, या तो फिर एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है ये मर्डर हुआ है। इसके बाद वो तुरंत ही बैंक में जाती है। बैंक में जाने के बाद वो तलाश करती है, एम्प्लॉयज़ से मिलती है और उसके मैनेजर से भी मिलती है, लेकिन वहाँ से उनको कुछ अच्छा जवाब नहीं मिलता है। तुरंत वहाँ से आ जाती है और अब उसका जो शक था
कि इनका मर्डर हुआ है, वो पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है, क्योंकि उसको पता था कि उनके पिताजी की जो आदत थी, पैसा जमा करने की आदत थी, उठाने की आदत तो थी ही नहीं। वो एक भी रुपया कभी भी इस तरह से खर्च नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे जो रकम थी वो काफ़ी बड़ी रकम थी। तो तुरंत वो पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो केस दर्ज कराती है और कहती है कि आज से जो 23 मई के दिन जो भी एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट का जो केस था उसको आप रीओपन कीजिए। वो एक्सीडेंट का केस नहीं हो सकता है, वो मर्डर का केस होगा, क्योंकि मेरे पिताजी की जो जो भी उसका जो पिताजी की जो भी स्वभाव था, जो भी जिस तरह से वो रहते थे, वो सारी बातें बताती है। और जो बैंक की जो स्टेटमेंट थी वो भी उनको दिखाती है। तो पुलिस जो है उस केस को फिर से रीओपन करती है। रीओपन करने के बाद सबसे पहले तो जहाँ पर उनका एक्सीडेंट था हुआ था, वहाँ पर जाती है और वहाँ के आसपास के इलाके को देखने लगती है। वहाँ पर आसपास में उनको एक सीसीटीवी कैमरा देखने को मिलता है। सीसीटीवी कैमरे को देखा जाता है तो वहाँ पर भी वो जो 23 मई का उनको रिकॉर्डिंग मिल जाता है। और जब उसको चेक करते हैं तो पता चलता है कि ब्लू कलर के वैगनर कार वहाँ से उस तरफ से आ रही है। और उस पर उसका जो गाड़ी का जो नंबर था वो भी नंबर भी अब इसमें कैद हो गया था। तो नंबर की मदद से अब उस आदमी को ढूंढा जाता है कि यह कार किसकी है। साथ ही उस दिन जो एनिमन आया था उसको भी अब ढूंढा जाता है, क्योंकि वो तो वहाँ पर खुद ही सरेंडर करने के लिए आया था। तो उसकी पूरी डिटेल, उसका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें तो इनके पास पहले से थी। तो उसके मोबाइल नंबर को भी अब चेक किया जाता है। अब यहाँ पर दूसरी एक बात ये सामने आती है कि ये जो गाड़ी थी वो गाड़ी एनिमन की नहीं थी, वो किसी और की थी। उसका नाम था हासिम अली। अब ये गाड़ी किसी और की थी और यहाँ पे जो आदमी जो सरेंडर करने आया था वो कोई और था। अब उसकी जो कॉल डिटेल है उसको खंगाला जाता है, क्योंकि उसका जो फ़ोन नंबर तो इसके पास था ही, तो उसके कॉल डिटेल को भी खंगाला जाता है। तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं मिलती है, लेकिन जब ये एक्सीडेंट हुआ था उससे 1 महीने पहले एक नंबर ऐसा था जिस नंबर पे इस आदमी की लगातार बातें हो रही थी। तो पता चलता है कि ये नंबर किसका है, इसके बारे में हमको ज़रूर से यहाँ पर कोई ना कोई क्लू ज़रूर से मिलेगा। तो नंबर को जब चेक किया जाता है तो जब डिटेल आती है वो काफ़ी चौंकाने वाली आती है। वो जो नंबर था वो नंबर था बैंक मैनेजर का, और ये कोई और बैंक वाला नहीं था, ये वही बैंक थी, मुथूट निधि फाइनेंस बैंक। इसी बैंक के मैनेजर का वो नंबर था जिस बैंक से इनके पैसे गायब हुए थे। अब यहाँ पर पुलिस वालों को भी अब जो शक था वो अब यकीन में बदलने लगता है। तो पहले तो वो लोग वो जो एनिमन था उसी को ही उठाकर अपने पास लेकर आ जाते हैं। आने के बाद उसकी अच्छे से पूछताछ करते हैं, और जब पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर 3-4 नाम और भी खोलते हैं। पहला तो बैंक मैनेजर होता है, दूसरा एक अंकुल होता है, और तीसरा इसका जो फ्रेंड था जिसने इसको गाड़ी थी वो था। तो सभी को अब लाया जाता है। सभी को लाने के बाद अच्छे से सभी की खातिरदारी की जाती है, और जब भी अच्छे से पूछताछ होती है तो पूरी कहानी अब सामने आ जाती है। तो कहानी कुछ यूँ है कि जो सरिता है जो पहली बार श्री पप्पाचंद से मिलती है तो उस टाइम पे उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसको मारना है या तो फिर इसके पैसे को लेना है। पहले तो सिर्फ एक कस्टमर के लिए उसके साथ मिलती है और बातचीत करती है, और पप्पाचंद भी उनके बैंक में कस्टमर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जो अपने जो पैसे होते हैं उसमें से 70 लाख रुपये वो इस बैंक में जमा करा देते हैं। उसके बाद उनका इस बैंक के अंदर रेगुलर आना जाना होता रहता है। जब वो बैंक में आते जाते हैं तो सरिता को पता चलता है कि ये जो श्री पप्पाचंद है वो यहाँ पर कोल्लम में अकेले रहते हैं, उनका कोई परिवार नहीं है। जो भी परिवार है वो काफ़ी दूर रहता है और इनके साथ इनकी बनती भी नहीं है। कभी परिवार यहाँ पे आता नहीं है और कभी ये भी अपने परिवार से मिलने के लिए जाते नहीं है। साथ ही परिवार वालों को ये भी नहीं पता है कि पप्पाचंद के पास अभी कितने पैसे इकट्ठा हुए हैं। जब इस बात का सरिता को पता चलता है तो उसको लालच होता है और उसकी नीयत भी बिगड़ जाती है, और सोचने लगती है कि कैसे हम इसके पैसे को हम उठा ले तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, और कुछ भी यहाँ पे पूछने वाले भी कोई है नहीं। साथ में जो आदमी है वो काफ़ी बुजुर्ग है तो वो भी कुछ करेगा नहीं। तो इस तरह से वो अब उसके बैंक से विड्रॉल करने लगती है। करीब 3 से 4 बार वो विड्रॉल करती है। जब विड्रॉल करती है तो उसका जो इनकम आना चाहिए था, जो भी इंटरेस्ट आना चाहिए था, वो कम आता है। जब कम आता है तो पप्पाचंद इसके तलाश करने के लिए बैंक में जाते हैं और कई बार सरिता से भी मिलते हैं। जब बार बार सरिता के पास वो जाते हैं तो सरिता सोचने लगती है कि कैसे भी करके इस आदमी को रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसे वापस कर सके उस हालत में थी नहीं। और जो पप्पाचंद है वो पैसे के बारे में बार बार पूछ रहे थे, तो कैसे भी करके वो इसको रास्ते से वो हटाना चाहती थी। इसके लिए तो वो अब एक आदमी की तलाश करती है। आदमी का नाम होता है एनिमन। एनिमन जो है इनके साथ कुछ साल पहले दूसरी ब्रांच में जब वो मैनेजर थी वहाँ पर काम कर रहा होता है, तो इस तरह से उसकी वहाँ पर मुलाकात हुई थी। वो एनिमन से बात करती है और कहती है कि हमारे इस बैंक में एक कस्टमर है, कस्टमर का नाम है सी पप्पाचंद। उनका एक बेटा है, बेटे और बाप के बीच में झगड़ा हुआ है, तो जो बेटा है वो प्रॉपर्टी के लिए अपने बाप को मरवाना चाहता है और उसके लिए वो कितने भी पैसे देने के लिए रेडी है। जब एनिमन को इस बात का पता चलता है तो कहता है ठीक है मैं वो मारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में मैं 2 लाख रुपए लूँगा।
अब जो सरिता है उसको 20,000 रुपये एडवांस में दे देती है और हाँ कह देती है काम करने के लिए। तो अब यहाँ पर एक दिन 23 मई का दिन आता है। 23 मई के दिन ये लोग अब वैगनर से इसको मारने का पूरा प्लान बनाते हैं। अब जहाँ पे शिवप्पा चंद को सबसे पहले सरिता बुलाती है, एक सुनसान रास्ते पे शिवप्पा चंद वहाँ से जा रहे होते, तो पीछे से एनिमल आता है और वैगनर की टक्कर मार के वहाँ से तुरंत चला जाता है। अब उसके पीछे पीछे जो ऑटो रिक्शा वाला आया था वो भी प्लान का ही हिस्सा था। वो सिर्फ देखने के लिए आया था कि क्या शिवप्पा चंद जिंदा है या मर गए हैं, और ये इसी वजह से वो उसको उठाकर अस्पताल भी लेकर जाता है। तो ये सारी बात इस तरह से खुल जाती है। अब इनका जो प्लान था काफ़ी ज़्यादा फुल प्रूफ प्लान था, क्योंकि किसी को भी पता नहीं चलने वाला था कि इस तरह से कोई हिट एंड रन का जो केस है वो हिट एंड रन का केस नहीं लेकिन मर्डर का केस है। लेकिन इस आदमी की एक जो कंजूसी की जो आदत थी, उस आदत की वजह से इसका जो पूरा जो फंड है वो फूट गया। और आदत ऐसी ऐसी वैसी वो आदत नहीं थी। वो अपना कभी भी एक भी रुपया किसी भी चीज़ में वापरता नहीं था और ना ही बैंक से कभी उठाता था। और उनकी जो बेटी थी वो अपने इस पिताजी के इस स्वभाव से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ थे। वो पूरी तरह से अपने पिताजी को जानती थी। वो इतनी बड़ी रकम वो कभी भी अपने लिए नहीं उठाएंगे। तो एक शक जो हुआ, जो कंजूसी की वजह से हुआ, उसी शक की वजह से ये जो मर्डर मिस्ट्री थी, उस मर्डर मिस्ट्री का पूरा राज खुल गया। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें।